नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधर्म में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब लोगों को चुनाव परिणाम का इंतजार है। परिणाम से पहले कई एग्जिट पोल सामने आए हैं। आइए नजर डालते हैं एक ही एग्जिट पोल में किस पार्टी की कहां और कैसे सरकार बन रही है। दरअसल एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बना सकती है, तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना दिख रही है। सभी एग्जिट पोल में कहा गया है कि गुजरात में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। वहीं कई एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में उसे बढ़त दिखाई गई है। कुछ सर्वेक्षणों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान जताया गया है। सुचित्रा, ये एग्जिट पोल से भी ऊपर, उससे हटकर बीजेपी का इस बार बड़ा विजय है। गुजरात की जनता के आशीर्वाद, माननीय मोदी जी का लोकप्रियता, उनका परिश्रम और माननीय अमित शाह जी का मैनेजमेंट और उनका परिश्रम और भाजपा कार्यकर्ता के एकजुट होकर एक दिशा में काम करने और परिश्रम करने के माध्यम से बीजेपी बहुत बड़ी जीत की ओर चल पड़ी है। आज तक किसी भी पार्टी को जितनी सीट नहीं मिली है, उससे भी ज़्यादा बीजेपी को सीट मिलेगी। आज तक गुजरात में किसी एक पार्टी को जितना वोट शेयर नहीं मिला है, उतना वोट शेयर इस बार 2022 के चुनाव में गुजरात की जनता बीजेपी को देगी। तो एक चित्र स्पष्ट है कि बहुत ज़्यादा सीटें बीजेपी की आएगी, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और बीजेपी का जो वोट शेयर है उसमें बहुत बड़ा जंप आएगा। एक गुजरात की जनता है, वो विकास और राष्ट्रवाद को समर्थन देती है और उसी रास्ते पे आगे बढ़ते हुए इस बार भी उनका आशीर्वाद और समर्थन भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है। आप लोगों की प्रिपरेशन क्या है? आज जो वॉलंटियर्स आए हैं उनको क्या कुछ तैयारियां क्या चल रही है? एक तो बीजेपी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी होने के साथ साथ हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं, कार्यकर्ता के डेवलपमेंट के लिए भी करते हैं। कार्यकर्ता को कैसे उनकी स्किल डेवलप हो उसकी समय भी काम करते हैं। अभी 8 तारीख को काउंटिंग है, उस काउंटिंग में जो बीजेपी कार्यकर्ता बैठने वाले हैं, वैसे हर एक कार्यकर्ता को ट्रेनिंग देकर इलेक्शन कमीशन जो व्यवस्था करेगा काउंटिंग में, उनको सहभागी होते हुए उनकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं में सम्मिलित होकर अच्छी तरह से काउंटिंग हो और कैंडिडेट के साथ मिलकर बीजेपी के कार्यकर्ता एक काउंटिंग प्रोसेस को समझे। इसलिए आज से हमारे काउंटिंग के लिए वर्कशॉप स्टार्ट हुए हैं। आज हर असेंबली से 3-3 कार्यकर्ता आए हैं। कल से हर असेंबली में इस काउंटिंग के लिए वर्कशॉप होंगे। अच्छा, ये जो जश्न को लेकर क्या तैयारियां आप लोगों की है? देखिए, इस बार की जीत है वो गुजरात की जनता की है, तो जश्न की तैयारी भी गुजरात की जनता ही करती है। तो कुछ विशेष बीजेपी की तरफ से, गुजरात की जनता की तरफ से? अरे बीजेपी के कार्यकर्ता गुजरात की जनता के उत्साह और उमंग और जश्न में शामिल होंगे। शपथ को लेकर कोई अभी तक तारीख कुछ पहले? 8 तारीख को परिणाम आने के बाद जरूर आपको। गुजरात में तो हमारा एक तो एनालिसिस है, हमारा फीलिंग है कि गुजरात में कम से कम 130-135 सीटें बीजेपी की आएगी और वहाँ आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा सामना देने का बहुत ही बड़ा काम बीजेपी ने किया है। और बीजेपी मतलब बहुत ही एक्टिवली, मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और सभी मतलब हमारे मंत्रीगण है, सब लोगों ने प्रचार बहुत अच्छा किया है। वहाँ की जनता को बीजेपी के डेवलपमेंट के माध्यम से बहुत लोगों में खुशी है। वह अहमदाबाद हो या गुजरात हो, बहुत सारे काम भारत सरकार के मदद के माध्यम से राज्य सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। इसलिए बीजेपी को वहाँ सफलता मिलने वाली है और बीजेपी वहाँ भारी वोटों से चुनकर आएगी और बहुत ही अच्छी सीटों लेकर बीजेपी सत्ता में आएगी। उत्तर प्रदेश में के उपचुनाव हो रहे हैं, खास करके मैनपुरी को लेकर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। आपका इस पर क्या कहना है? मुझे लगता है कि ऐसा किसी वोटर्स को रोका नहीं जाता है। हर जगह पर वोट देने का सबको अधिकार है और उस अधिकार से उनको कोई परावर्तन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे उसमें बिल्कुल तथ्य नहीं है। जिनको वोट डालना है वो वोट
डाले और जो परिणाम आएगी उसका परिणाम सुनने के लिए हम तैयार है, लेकिन वोट डालने के लिए किसको भी नहीं रोका जा रहा है। ये अखिलेश यादव का झूठा बयान है। बॉर्डर पे विजिट करने वाले हैं, जो विवाद चल रहा है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच, उसको लेकर महाराष्ट्र के सीएम से अपील किए हैं कि मंत्रियों को आने से रोके, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट लीगल नहीं, कोर्ट में तो मामला है ही है, लेकिन अभी लोगों की भावना वहाँ के लोगों की है, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के मंत्रियों को रोकना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सबको जाने का अधिकार है और इसीलिए उनको रोकने की भूमिका माननीय मुख्यमंत्री बोम्मई जी हमारे अच्छे मित्र भी है और मतलब उन्होंने मंत्रियों को रोकने की भूमिका नहीं लेनी चाहिए। कोर्ट का मामला चल ही रहा है, कोर्ट में जो फैसला आएगा वो तो हम फैसला सभी लोगों को मान्य होगा, लेकिन मंत्रियों को रोकना ठीक नहीं। और ममता बनर्जी का जो मीटिंग है सभी पार्टी के प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्रियों का राष्ट्रपति भवन में, उसको लेकर G20 को लेकर कहा है कि हमारा प्रधानमंत्री से कोई अलग से मुलाकात नहीं है, लेकिन G20 का जो लोगो है कमल निशान, उसको लेकर उन्होंने विरोध जताया है कि यह भले ही राष्ट्रीय फूल है देश का, लेकिन ये एक पार्टी का सिंबल भी है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि कमल ये बीजेपी का सिंबल जरूर होगा, लेकिन G20 में आज सभी 40 पार्टी के लोगों को बुलाया है और उसमें सभी अपोजिशन की पार्टी हो, एनडीए की पार्टी हो, यूपीए की पार्टी हो, सभी पार्टियों के नेताओं को वहाँ बुलाया है, सभी मुख्यमंत्रियों को वहाँ बुलाया है। और एक बहुत ही अभिमान की बात है कि भाई G20 का अध्यक्ष पद जो है ये भारत के पास आया है बहुत दिनों के बाद, इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी जी के कारण ये मौका अपने को मिल रहा है। वहीं किसके सिर सजेगा ताज, आज इसी मुद्दे के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम 8 दिसंबर को आने वाले हैं। जहां बीजेपी और कांग्रेस में गुजरात में कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है, वहीं हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए आखिरकार चुनाव परिणाम तक आ गए हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने भी कहा है कि इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी हिमाचल में, वही कांग्रेस भी पीछे रहने वाली नहीं। आज इन्हीं मुद्दों के साथ चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, कांग्रेस बाजी मारती है या आम आदमी पार्टी बाजी मारती है या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर इतिहास रचती है। वहीं इसी मुद्दे के साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजीव देष्टा प्रवक्ता बीजेपी से, अमन सेठी प्रवक्ता कांग्रेस से और बलदेव राज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, पहला प्रश्न आपसे, हिमाचल में आपकी सरकार मौजूदा समय में है और गुजरात में मौजूदा समय में आपकी सरकार है, और उसके अलावा दिल्ली एमसीडी चुनाव में भी आपको टक्कर देखने के लिए मिल रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, वहां भी सरकार आपकी है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ आगे पीछे होता है, क्या करेंगे? जनता को कैसे लुभाए और किन किन योजनाओं को लेकर आपने, जो गुजरात में चुनाव हुए, हिमाचल में हुए और दिल्ली एमसीडी चुनाव हुए, कैसे जनता को अपनी ओर आकर्षित किए? संजीव देष्टा जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एबीएन न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम उन वोटरों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सहयोग भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जैसे आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा समय में हमारी सरकार है और हमने एक नारा भी दिया कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगी। वो रिवाज बदलता हुआ दिख रहा है। पिछले कल से एग्जिट पोल के माध्यम से भी आप लोग देख रहे होंगे, सभी न्यूज चैनल और सभी एजेंसियों के जो सर्वे आए हैं, ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये संजीव जी जो एग्जिट पोल,
जो एग्जिट पोल आए हैं जी। उसमें आपको बढ़त दिखाया गया है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हिमाचल में अगर बात करें तो हिमाचल में कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया और प्रतिक्रिया आया है कि 8 दिसंबर को जो रिजल्ट आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप करने की, और जहां तक अभी तक की जो बात है, कांग्रेस तो अभी तक आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते रहे। इनका ना कोई इलेक्शन में कोई एजेंडा था, ना कोई मुद्दा था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के आधार पर वोट मांगा है और उस विकास के आधार पर ही हम सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं। संजीव जी, आपको भी ये पता है कि हिमाचल को जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो ओपीएस का मुद्दा रहा। 3 लाख से अधिक कर्मचारी हिमाचल में रहे, जिनके हक के लिए कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में भी उनका नाम रखा, ओपीएस को बहाल करने की बात कही थी। वहीं ओपीएस का मुद्दा ये माना जा रहा है कि अगर रिजल्ट आएगा हिमाचल का तो ये माना जा रहा है कि ओपीएस का मुद्दा मेन फैक्टर साबित होगा सरकार बनाने के लिए। ये आप मानते हैं या नहीं? ओपीएस के मुद्दे में तो हिमाचल के कांग्रेस के नेता ने स्वयं आज कहा है कि बिना केंद्र की मदद से ओपीएस नहीं हो सकता। और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी है वो बहुत समझदार है। उनको भी मालूम था कि हिमाचल प्रदेश में यदि ओपीएस चाहिए तो केंद्र की मदद के बिना नहीं हो सकता। निश्चित रूप से उन्होंने हिमाचल प्रदेश मतलब में आपका भारतीय कहना जनता है पार्टी संजीव जी, के पक्ष अगर में वोट कांग्रेस दिया की होगा। सरकार भी बनती है तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, होने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस सरकार बनती है, मैंने कहा कि जिसकी हिमाचल प्रदेश में सरकार जो भी बनती है उसके लिए केंद्र की मदद जरूरी है, ये कांग्रेस के नेता ने कहा। परंतु मेरा कहना तो यह कि हम पहले से आश्वस्त अपनी जीत को लेकर है। आज भी हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी। हम यहां पर रिवाज बदलेंगे और हमारे सभी प्रत्याशी जीत कर आएंगे और 8 तारीख को सारा रिजल्ट आपके समक्ष होगा। अमन सेठी जी, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। जिसका जो साथ हमें, जो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला है, हमारे कर्मचारी भाइयों का, युवाओं का, महिलाओं का जो हमें साथ मिला है, वो 8 तारीख को आपके सबके सामने आ जाएगा। भाजपा के दोस्त के लिए मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं कि अभी पिछले 10 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने 3 समीक्षाएं बैठकें कर दी। समीक्षा बैठक का मतलब हार की बैठक। जो हार के बाद करनी चाहिए इन्होंने हार से पहले ही कर दी, क्योंकि ये अपनी हार मान चुके हैं और हार मान चुके हैं, इसलिए समीक्षाएं बैठकें हो रही हैं, जिसमें इनके तो कुछ जो विधायक और मंत्री भी हैं और जो कैंडिडेट भी थे वो तो धर्मशाला भी पूरे नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं जो हार का डर और हार का जो इनको खौफ जो माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पे और भाजपा के प्रत्याशियों पे है, वो इनको समझ में आ गया है। तभी लगातार ये एक के बाद 2 सोलन में एक धर्मशाला में समीक्षा बैठक कर डाली। अगर कॉन्फिडेंट होते तो समीक्षा बैठक किस बात की, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट है नहीं। इनको पता है कि सत्ता हमारी जा चुकी है, सिंहासन जयराम जी का हिल चुका है। कर्मचारी भाइयों ने पूरे जोर शोर से, ओपीएस ने इनको यहाँ से धक्का दे दिया है। अब ये रथ सीधा 2024 में जाकर रुकेगा। अब 8 तारीख सिर्फ कुछ ही घंटों की बात रह गई है। प्रचंड बहुमत से 45+ सीटें जीतकर जनता की सरकार, जनता के हित के लिए, जनता के लिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बनने जा रही है। अमन सेठी जी, अभी रिजल्ट आने के बाद पहले ही आप ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ज्यादा कदम आगे बढ़ा रही है? जो कि एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो चाहे हिमाचल हो, चाहे गुजरात हो और चाहे दिल्ली एमसीडी चुनाव हो, तीनों में ही आप पीछे साबित हो रहे हैं। नहीं, देखिए, जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल उलटफेर होते रहते हैं और एग्जिट पोल ये सच्चाई नहीं है। देखिए, 50 लाख से ऊपर हमारा वोटर है। आप 20,000 से 10,000 से जाकर आप उनकी प्रतिक्रिया ले तो एग्जिट पोल बहुत बड़े चेंजेस होते हैं। पंजाब में भी हुए हैं और होते भी रहे हैं और आगे देखना 8 तारीख को। अमन सेठी जी, जब पंजाब के एग्जिट पोल आया था उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार दिखाई गई थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। रही बात एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल जो होते हैं वो किसी चुनिंदे लोगों से बात नहीं किया जाता। एग्जिट पोल में वो आम जनता होती है प्रदेश की, जो अपना निष्पक्ष और जिन पार्टियों को मतदान करते हैं वो रिव्यू देते हैं, जिसके बाद तब ये एग्जिट पोल तैयार किए जाते हैं। उसके बाद चुनाव के पहले ये परिणाम दिखाए जाते हैं। देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं ना कि एग्जिट पोल में प्लस माइनस उलटफेर होता है और
दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आज प्रदेश में जनता ने एक अपना मैंडेट दिया है, जो मैंडेट अब 8 तारीख को खुलने वाला है और अपना मैंडेट वो दे चुकी है, मन अपना बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से जाना तय है और 8 तारीख को लग जाएगा पता। और हम तो आप पार्टी के जो हमारे भाई भी हैं उनका तो खाता भी नहीं खुलने वाला है, देखना आप हिमाचल प्रदेश में। तो ये बलदेव राज जी, आपका जो बलदेव राज जी, अमन सेठी जी का आने वाला कुछ घंटों की बात रह गई है। बलदेव राज जी, अमन सेठी जी का कहना है कि हिमाचल में आपका खाता नहीं खुलेगा, आप उसके पहले ही आउट हो जाओगे। रही बात गुजरात की, तो गुजरात में एग्जिट पोल आपने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी। आपके लिए एक खुशी की खबर यही कि एमसीडी चुनाव में एक बार फिर आप बढ़त बनाते दिख रहे हैं और वहां पर राज करते भी दिखेंगे। बलदेव राज जी। बिल्कुल बिल्कुल रवि राजपूत जी, सभी प्रवक्ताओं को आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलो, आपने ये तो देख लिया कि अभी तो आम आदमी पार्टी की बात भी नहीं हो रही थी, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी का नाम तो लिए। तो देखिए, बात वही है कि एक्चुअली दोनों पार्टियों को जो परिवर्तन देश में धीरे धीरे रवि राजपूत जी हो रहा है, उसके कारण नींद नहीं आ रही है। यदि मैं देखूं, परसों एक कॉन्फ्रेंस की अनुराग ठाकुर जी ने और 1.5 मिनट में 6 बार लांछन लगाए केजरीवाल का नाम लेके। मतलब कि केजरीवाल जी जैसे जब मोदी जी 2014 में कैंपेन करते थे ना, वैसे ही इनको सपना आ रहा है केजरीवाल 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 केजरीवाल। ये क्या हो रहा है? ये हो कहां से रहा है? रंगात मुझे समय दीजिएगा, ये हो कहां से रहा है? जैसे ही दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, परिवारवाद राजनीति का खात्मा पंजाब में हो गया। बादल फैमिली, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सिद्धू जी, मजीठिया जी बहुत धराशायी हो। तो अब खतरा भाजपा और कांग्रेस को आने वाले समय के लिए यह लग रहा है कि जिस राजतंत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री के बेटे गद्दी संभालने के चक्कर में आए हैं, क्या वो इसके बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये झाड़ू वाले हिमाचल में आ चुके हैं, क्योंकि इसके पहले जब भी हिमाचल में तीसरी पार्टी बनी, वो तीसरी पार्टी कौन होती थी? वो तीसरी पार्टी कांग्रेस और भाजपा के ही निकले हुए विधायक या सांसद होते थे। पहली बार एक पार्टी अब नेशनल पार्टी बनने जा रही है और पक्के पैर हिमाचल में आ चुकी है, तो अब धक धक लगना तय है। हाँ, हम ये मान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस बार आश्चर्यचकित परिणाम होंगे और दोनों पार्टियों का गिरेगा। और देखना, आप दोनों पार्टियां भी बोल रहे थे, आप कई एग्जिट पोल भी सुने आपने, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हो रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि दोनों पार्टियों को आजाद उम्मीदवारों की भी हो सकता है जरूरत हो जाए। और कहीं कहीं खुद जयराम जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री दावेदार तो अपनी ही सीट से हार जाएंगे। तो मैं ये कहना बलदेव राज जी, आपने कहा कि एक बार आश्चर्यजनक परिणाम सामने आएंगे। वो आश्चर्यजनक जब परिणाम सामने आते हैं तो उसके पहले एक आहट लगती है, उसके पीछे का जो मेहनत होता है। केजरीवाल जी हिमाचल प्रदेश में कितनी बार प्रचार करने गए, आपके स्टार प्रचारक गौरव चड्ढा, भगवंत मान जी यहीं पड़ोसी में आपके पंजाब है, और उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे नेता हैं जो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और वो केंद्र में अपना नाम कमा रहे हैं। कितना आपने क्या काम किया हिमाचल की जनता से, आपने कितना संवाद किया, किस आधार पर आप आश्चर्यचकित परिणाम की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आश्चर्यचकित परिणाम की ये बात कर रहा हूं कि हमने तो जो गारंटियां देनी है घर घर दी हैं। ठीक है, गुजरात में भी चुनाव था और बीच में एमसीडी का भी चुनाव आ गया। गुजरात में ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, वहां ज्यादा समय दिया गया। हम बात कर रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के आने के कारण जो वोट इनका टूटेगा, कहां कहां से टूटेगा और कौन कौन सी सीट पे फर्क पड़ेगा, वो आश्चर्यचकित होगा, जो कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा या भाजपा ने भी नहीं सोचा होगा कि कौन सा नेता कितने वोट से हारेगा। और यही दावे आप देखिए, जयराम जी खुद बोल रहे हैं, उधर कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, अब भाजपा वाले जयराम जी खुद बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दावेदार चेहरे हार जाएंगे। तो वो कहां वोट टूटेगा? और जब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, अभी आप देखिए विक्रम जी का बयान, पहले इनको जब घोषणा हुई थी प्रदेश अध्यक्ष की, तब स्पेशल आपने खबरों में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में खड़ा होगा
कि जो इलेक्शन नहीं लड़ेगा वो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब इन्होंने बयान दिया कि यदि होगा तो प्रतिभा जी आगे आएंगी, प्रदेश का नेतृत्व करेंगी। आप देखिए, ये सत्ता की लड़ाई है, इनकी हिमाचल की लड़ाई नहीं है, इनको हिमाचल की सत्ता की लड़ाई है। हम आए हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए। देखिए, चुनाव आते हैं, मंथन होते हैं, हम भी अपने पे मंथन करेंगे, कहां हमारी गलतियां रह गई, कहां प्रचार में कमी रह गई, क्यों रह गई, लेकिन ये सच की लड़ाई है और हम हिमाचल में इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम परिवारवाद राजनीति का साथ नहीं देंगे, हम गुलाम बन के नहीं रहेंगे, हम परिवारवाद राजनीति को हिमाचल प्रदेश से खत्म करके रहेंगे और हम कर्ज मुक्त हिमाचल बनाएंगे, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाएंगे, जहां पे अपार संभावनाएं, चाहे बागवानी हो, कृषि हो, बिजली हो, पानी हो, उद्योग हो, टूरिस्ट के संभावनाएं, तब भी आप कर्ज युक्त बना रहे हैं हिमाचल को। कौन खा रहा है पैसा? पेपर लीक कांड हो गया यहाँ पे, कौन खा रहा है पैसा? इतनी सी 70-72 लाख की पॉपुलेशन। अब हम हिमाचल की बात करेंगे, बाहर की बात नहीं करेंगे। हमें राजनीति में क्यों आना पड़ा? बात वही है, हमें राजनीति में इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो राजतंत्र चला हुआ है, पहले मुख्यमंत्री बन जाए, उसकी धर्मपत्नी बन जाए, उसका बेटा बन जाए। आप देखिए, अभी भी जो इनकी मैं विधायकों की लिस्ट पेश करूंगा, अभी तो ये मुद्दों छेड़ने की बात नहीं है, कितने जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले हुए हैं। क्या आज के नए युवा, आप मुझे बताइए रवि राजपूत जी, यहाँ पे ऐसे मुद्दों की बात नहीं हो रही है क्या? विक्रम जी यदि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी के बेटे नहीं होते तो क्या 25 ईयर्स की डेट में आज वो विधायक होते? क्या अनुराग ठाकुर जी यदि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे होते तो उनको बीसीसीआई से, उधर क्रिकेट बोर्ड से बुला के सीधा आ जाओ यहाँ उपचुनाव इलेक्शन लड़ो, जबकि वो यहाँ उनको जनता भी नहीं जानती थी। बलदेव राज जी, आपका कहना है कि जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्री रहा है, उसी का अगर वो मंत्री नहीं होता तो उसका बेटा नकारा होता? हाँ बिल्कुल, नहीं नकारा नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से सत्ता मिलती है, आप देखिए इनके कार्यकर्ता 25-25 साल कार्यकर्ता करके रह जाते हैं। क्या कब अन्याय की आवाज कब उड़ाएंगे आप? क्या उनके लिए कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है? इनको ये बोला जाता है सर्वे के आधार पर नहीं है। आप बताइए उनका क्या सर्वे है, किस आधार पर उन्होंने किया था? अब जो पढ़ाई पूरी की उन्होंने। बलदेव राज जी, अमन सेठी जी, संजीव जी, आप तीनों लोगों से हमने पहली प्रतिक्रिया ली तो आप तीनों लोगों ने कहा हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार बनेगी। लेकिन वही संजीव जी, आधार क्या है? आपकी हिमाचल में 5 सालों तक सरकार रही, आपने काम किया, बेहतर काम किया या अच्छा काम किया या बुरा काम किया, वो 8 तारीख को परिणाम बताएंगे। आपने हिमाचल के लिए क्या काम किया, लेकिन किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल में पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनेगी? इसके पीछे का कुछ आधार होगा, रिसर्च होगा, जनता के बीच में जाकर एक काम किए होंगे, उसके आधार पर आपने इतनी बड़ी बात कही है। संजीव जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमने विकास पे वोट मांगा है। अपने 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल के दौरान जितने भी काम किए हैं उसके आधार पे वोट मांगा है। हमने पूरे चुनाव में कोई आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति नहीं की। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की बुराई करके वोट लेने की कोशिश की, परंतु फिर भी कहीं कामयाब नहीं हुए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भाई बलदेव जी स्वयं अभी हार मान चुके हैं, इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा भी है। और जहां तक भाई सेठी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अभी 3 बैठकें हुई है, शायद सेठी जी भूल रहे हैं, आज ही कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री के चेहरे ने चंडीगढ़ में जेबी मेरिट में एक बैठक बुलाई है, सुक्खू जी की भी बैठक हो चुकी है और हॉल लॉज में तो कई बैठकें हो चुकी है, परंतु वो बिखरी हुई, बंटी हुई और कई मुख्यमंत्री के चेहरों ने अपनी अपनी बैठकें कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव एकजुटता के आधार पर लड़ा है और बैठकें भी हुई है, इस बात को मैं मानता हूं। हमारी संजीव जी कहां एक साथ मिलकर कितने आपके नेता बागी निकल गए, कितने नेताओं को आपने टिकट नहीं दिया, उन्होंने आपके साथ बगावत छेड़ दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद फोन करना पड़ा। देखिए बागी होकर चुनाव लड़ना वो अलग बात है, परंतु जिन लोगों ने इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा है, परंतु उनमें से सभी लोगों ने समीक्षा बैठ के साथ की है। कोई अलग से मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर अलग से बैठक करने नहीं गया। हमारी नीति, नियत और नेता बिल्कुल क्लियर है, किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये
बिल्कुल साफ है, परंतु कांग्रेस की तरह अलग अलग भाषा में कोई नहीं चल रहा है। तो कभी कहते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि में से मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कहते हैं कि बाहर से भी आ सकते हैं, परंतु आएंगे तब जब विधायक बनेंगे। अमन सेठी जी, परंतु मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले विधायक बनना जरूरी है। अमन और भारतीय जनता पार्टी के सभी का कहना है, लोग हमारे जीत कर आएंगे और सरकार हम बनाएंगे। अमन जी, संजीव जी का कहना है कि हमारा नेतृत्व एक है, सीएम जयराम ठाकुर के हाथ में कमान थी, उन्हीं के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और हिम्मत से लड़ा, दम से लड़ा और जनता के बीच में हमने काम किया। इस वजह से हम कह रहे हैं कि एक बार हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी। आपका आधार क्या है? हिमाचल में आपकी सरकार नहीं रही, 5 साल पहले आपकी सरकार थी। हिमाचल का जो एक रीत था कि हर 5 साल में सरकार बदल देना, आपको लगता है कि वो कायम रहेगा? वहीं सीएम जयराम ठाकुर तो कह रहे हैं कि ये रिवाज बदलेगा। अमन सेठी जी, देखिए, इस बार हिमाचल प्रदेश का चुनाव हिमाचल कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के प्रत्याशियों ने और जनता ने, तीनों ने लड़ा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले, जो प्रत्याशी है वो पहले पार्टी का कार्यकर्ता है और ये सब बातें कहने की हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे विधायक बनेंगे, ये बनेंगे, ये हमारी परंपरा रही है कि विधायक दल की बैठक होती है, विधायक दल के बाद उसके बाद चुनाव होता है, उसके बाद जो नाम सामने आता है, तब ये एक प्रोसेस है पार्टी का हमारा। वो बात का जब 8 तारीख के बाद होगा, जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत जाएगी, तो ये सब चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस का जो ये चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है, ये हर कार्यकर्ता ने, हर वर्कर ने, हर प्रत्याशी ने एकजुट होकर एक परिवार की तरह लड़ा है। और दूसरा, इस परिवार को जनता का पूरा सहयोग, पूरा प्यार मिला है। और जो वादे इस चुनावों में पार्टी ने किए हैं जनता से, जैसे कि हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी भी कहकर गई हैं कि पहली कैबिनेट बैठक जब होगी तो ओपीएस लागू होगी, महिलाओं को जो गारंटी है वो दी जाएगी, युवाओं को जो सबसे पहले रोजगार है वो पहली कैबिनेट में दिया जाएगा। ये सब वादे जो कांग्रेस पार्टी ने जनता से किए हैं वो पहली कैबिनेट में पूरे होंगे। और जो ये चुनाव, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जयराम जी तो तब भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे जब 4 उपचुनाव थे। 4 उपचुनाव में भी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम चारों की चारों सीटें जीत रहे हैं, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। वो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटें हारी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी, धन बल का पूरा प्रयोग किया गया। लेकिन फिर भी अमन सेठी जी आपको रोकना चाहेंगे, फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वही अमन सेठी जी, प्रश्न आपसे था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है, उनके प्रवक्ता दावा कर रहे हैं कि हमने काम किया है, गुजरात में, हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी। और आपने 5 सालों तक जनता के कौन कौन मुद्दे रहे हैं जो आपने इस विधानसभा चुनाव में उठाए हैं, और आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो हिमाचल एक बार फिर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। किस सोच और किस आधार पर आप सरकार बनाने की बात कर रहे थे? अमन जी, देखिए, पिछले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किए हैं जनता जानती है। ये जुमलों की सरकार थी, जुमलों की सरकार और जो वो कहते हैं ना विज्ञापनों की सरकार। जो काम किए वो जनता को मालूम है। अगर काम किए होते जयराम ठाकुर जी ने तो इनके दिल्ली से मंत्री और संतरी हिमाचल प्रदेश की गलियों में ना घूम रहे होते। ठीक है, सबसे बड़ी बात यही है कि जयराम जी इस पिछले 5 साल में कांग्रेस की पिछली सरकार के समय के ही फीते काटने में व्यस्त रहे और हेलीकॉप्टर में घूमने में व्यस्त रहे। जो पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के जाते हुए कार्य, जो सैंक्शन पैसा था, उन्हीं के जो शिलान्यास किए हुए थे, उन्हीं के इनॉग्रेशन के फीते काटने में व्यस्त रहे। जयराम सरकार जी के समय में जो सबसे बड़ा पेपर लीक घोटाला हुआ वो पूरे प्रदेश ने देखा, और प्रदेश का जो नाम शर्मसार जो पूरे देश में हुआ वो सबने देखा। युवाओं के साथ जो छल हुआ वो पूरे युवाओं ने देखा। उसका दर्द उनके दिल में है, युवाओं के, उनके परिवार वालों के दिल में है। महिलाओं का आज सिलेंडर 1200 रुपए के ऊपर है, पेट्रोल 90 रुपए के आसपास है। ये जो जनता का दर्द है ना, जनता के दिल में है, और जिस दर्द को जनता ने अपने वोट के माध्यम से दिखाया है, जो 8 तारीख को जब बक्से खुलेंगे तो उसमें पता लगेगा कि जनता का दिल का दर्द कितना गहरा है, जो ये जयराम जी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने जनता के दिल पे दिया है।
सबसे पहले तो नोटबंदी से हो गई थी, जो जाकर अब जो जनता का दिल का दर्द है वो भर चुका है। जब कहते हैं ना कि पानी का घड़ा भर गया है, अब वो फूटने वाला है। वो धीरे धीरे हिमाचल से शुरुआत होगी और हिमाचल से शुरुआत होकर 2024 तक ये घड़ा पूरा का पूरा फूट जाएगा। अमन जी, आपका कहना है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2024 में यही लहर बरकरार रहेगी और 2024 में आपकी सरकार बनेगी। ये मान लिया जाए कि अब आने वाले कल में जो चुनाव होंगे, विधानसभा के राजस्थान में होंगे, छत्तीसगढ़ में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, वहां भी आपकी सरकार बनेगी और 2024 में बिना किसी झिझक के आपकी सरकार केंद्र में भी आएगी। बलदेव राज जी, कांग्रेस केंद्र में भी सरकार बना रही, तमाम राज्यों में भी सरकार बना रही है और बीजेपी की ऑलरेडी सरकार है ही, कहां जाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी देखते हैं, दिल्ली और पंजाब में तो सरकार बन गई और दिल्ली में तो भाजपा का एमसीडी से भी जा रहे हैं। आपने देख लिया वहां पे जितनी बम्पर लोगों ने इनके कूड़े को नकारा है, दिल्ली को गंदा किया जिस तरीके से, तो आप देख रहे हैं एग्जिट पोल भी, तो दिल्ली पे तो चली गई, अभी भाजपा से एमसीडी में थी वहां से भी चली गई और कांग्रेस का तो पता ही है वहां पे। तो देखिए ऐसा क्या हो रहा है, यदि दिल्ली में काम नहीं किया होता तो तीसरी बार माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री भी बन गए और धीरे धीरे वहां से भाजपा और कांग्रेस का दिल्ली से एमसीडी और पूरे क्षेत्र से सफाया हो रहा है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि लोग ही वोट दे रहे हैं, जनतंत्र की जय हो रही है दिल्ली में और देश की राजधानी में, जहां पे नरेंद्र मोदी। बलदेव राज जी, इस बात से आप संतुष्ट हो जाएंगे, इस बात से आप खुशी और इजहार करेंगे कि एमसीडी चुनाव में आपकी सरकार बन जाएगी और हिमाचल और गुजरात आपके हाथ से निकल जाएगा और किसी भी तरीके से आपको दर्द नहीं होगा? रवि जी, नहीं, दर्द होगा। दर्द देखिए, चुनाव तो चुनाव होते हैं, हम पहली बार चुनाव हिमाचल में लड़ रहे हैं। अब हम जाना नहीं चाहते हैं पीछे, तो भाजपा भी अपनी पृष्ठभूमि देखेगी कि कितने साल उसको 2 राज्यों में आने के लिए लगा था और 16 से ज्यादा बार उनकी जमानतें जब्त हुई थी। तो वो मुद्दे अब डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी बहुत ही फास्ट ग्रोथ करने वाली पार्टी है और 90% से ज्यादा स्ट्राइक रेट से एक ही प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनने वाली भी मात्र आम आदमी पार्टी सरकार भी। देखिए, बात है मुद्दों की। हम ये कहते हैं हिमाचल में हम बात कर रहे थे भाजपा प्रवक्ता की हार मानेंगे, हार हम नहीं मानेंगे। चुनाव हार जीत होती रहती है। बलदेव राज जी, अब सच्चाई से आई ना, मुंह क्यों मोड़ना? चुनाव संपन्न हो गए, जनता ने मतदान दे, जनता मतदान कर चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ परिणाम आना है, औपचारिक घोषणाएं होनी है, जिसका इंतजार देश को है, हिमाचल, गुजरात, दिल्ली की जनता को है। तो अब सच्चाई से मुंह मोड़ना सही नहीं लग रहा है बलदेव राज जी। देखिए, 8 तारीख को रिजल्ट निकलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, हम पहली बार चुनाव लड़े हैं, हम गारंटियां लेके घर घर गए हैं, हम शिक्षा की राजनीति, हम स्वास्थ्य की सुविधा, बेरोजगारी की सुविधा, अब वो मुद्दों करने के बाद टाइम चला गया। अब भाजपा के प्रवक्ता यहाँ है, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ है कि 86% स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आज इंटरनेट नहीं है, तो 79% स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं पहुंचा है। बलदेव राज जी, आपने जैसे शिक्षा का मॉडल, बलदेव राज जी, आपने शिक्षा के मॉडल की बात की, बहुत अच्छी बात है। सरकारी स्कूलों में इंटरनेट सेवा नहीं है। आप कभी उस गांव में जाइए जहां बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ते हैं। हिमाचल में भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पे पहाड़ी एरियाज हैं, जहां पे सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन उसकी चिंता किसी नेता को नहीं है और किसी पार्टी को नहीं है, न बीजेपी को है, न कांग्रेस को है, न आम आदमी पार्टी को है। सिर्फ और सिर्फ वाईफाई लगवा देने से, इंटरनेट सेवा देने से देश नहीं चल जाएगा, विकास नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, बलदेव राज जी, आपने दिल्ली एमसीडी चुनाव की बात की, तो एमसीडी चुनाव में 15 सालों से बीजेपी का राज रहा। बीजेपी ने जो काम किया, अगर बीजेपी ने अच्छा काम नहीं किया तो जनता नकार देगी, लेकिन आपने दिल्ली के लिए कितना काम किया? आपने कुल मिलाकर आपने बोले यमुना साफ कर देंगे, चमकेगी यमुना, लोग पानी पिएंगे। आज यमुना के किनारे खड़ा होना भी लोगों को दुश्वार हो गया है। आपके ही नेता तिहाड़ जेल में, आपके ही नेता तिहाड़ जेल में शराब घोटाले को लेकर मसाज करा रहे हैं। बातें ठीक है बलदेव राज जी, बातें ठीक है। आप जनता के बीच में टीवी चैनलों, बलदेव राज जी सुनिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप, लेकिन जो असल मुद्दे हैं, अगर हम गलत हैं
जिसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी राजनीतिक पार्टियों में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। लेकिन आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सिर्फ परिणाम आना है। और उसके बीच में आपने जो अपनी मैनिफेस्टो में रखा है, हिमाचल, गुजरात, दिल्ली की जनता के लिए आपने जो सेवा भाव तैयार किया है, जिसकी दुहाई आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस तीनों पार्टियां जन जन तक, गांव गांव तक, शहर शहर तक पहुंचा रही कि हम हैं तो देश है, हम हैं तो हिमाचल है, गुजरात है और दिल्ली है। एक बार आईने में आप सब देखिए, ये सोचिए कि अगर कहीं पे भी पहला मुद्दा अगर ये हो कि जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, वृद्ध है, उसके दिल से पूछिए जिसके जेब में 50 रुपए भी नहीं होता और उसको 1 महीना काटना पड़ता है, कैसे काटता होगा? आप सरकार में हैं, आप सरकार यानी सर्वे सर्वा, ऊंची ऊंची बातें वही कि स्कूलों में वाईफाई लगवा देंगे, CFL बल्ब यूज करेंगे, लाल वाली बल्ब बंद करा देंगे। अब जो पढ़ाई होगी वो डिजिटल माध्यम से होगी, अब किताबों और कॉपियों से नहीं होगी। ये कुछ जनता को भाता नहीं है। चाहे बलदेव राज जी आप हो, अमन सेठी जी आप हो, संजीव जी आप हो, तीनों पार्टियों को यह समझना होगा, देश को अगर विकास करना है, देश को अगर आगे ले जाना है तो ये सोचना होगा। पहली चीज, कभी आईने से मुंह नहीं मोड़ा जाता। बलदेव राज जी, अगर आपने जो मैनिफेस्टो में रखा है, ये सोचा है कि हम जनता के लिए विकास करेंगे, जो गरीब है उनके साथ हम खड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता आपके साथ है, आपके साथ है, आपकी सरकार बनेगी और हमेशा जनता के दिल में आप राज करोगे। बलदेव राज जी। हाँ, मैं जवाब दे रहा था। आपने बोला था प्रदूषण के लिए। देखिए रवि राजपूत जी, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि यदि नेक्स्ट चुनाव तक यमुना साफ नहीं होगी तो मुझे वोट नहीं देना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हुआ है। तो मेरा बोलने का मतलब है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी सीधा बोलते हैं, काम पे वोट दीजिए। मैंने काम नहीं किया है, वोट मत दीजिए। कई मंचों से पंजाब में यह बोला गया। क्या जयराम ठाकुर जी ने एक भी मंच से ऐसा बोला? और मैं ये कहना चाहता हूं, यहां भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने विकास के मॉडल पे यहां पे वोट मांगे हैं। मैं इनकी सारे मंच देख लीजिए रवि राजपूत जी, योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी या अनुराग ठाकुर जी, सारे सेंटर के मुद्दों पे इन्होंने स्पीच दी है। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर जी हो, चाहे वो 4 लाइन हो, हिमाचल की इन्होंने बात ही नहीं की है। अधिकांश मंचों से इन्होंने हिमाचल के बारे में बात नहीं की। और आपको ये जान के हैरानगी होगी कि जो हिमाचल के कर्जे की किस्त भी दे रहे हैं, उसके लिए भी कर्जा मांग रहे हैं। कब हिमाचल बढ़ेगा? इतने सालों तक बलदेव राज जी, गुजरात में, पंजाब में जब आपकी सरकार बनने वाली थी, चुनाव हो रहे थे, उसके पहले भी आपने पंजाब में कर्ज है, ये सबको पता है, कांग्रेस शासन काल से है। उसके पहले शिरोमणि अकाली दल की जब सरकार थी तब से कर्ज है। आपने कितना उतार दिया, कितना रुपए जेब में बचा है पंजाब? बिल्कुल उन्होंने पहली किस्त दे दी। मैं वही बोल रहा हूं, पहली किस्त दे दी, कर्जा कम हो रहा है। आप रिपोर्ट मंगा लीजिए, चाहे RBI की रिपोर्ट देख लीजिए। मैं यही बोल रहा हूं, अरे वो जो लाखों करोड़ों कर्जा किया तो पहले की सरकारों ने किया था ना। अभी तो 6-7 महीने हुए, 20,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र दे दिए। 1 रैंक 1 पेंशन विधायक के लिए किसी ने की तो माननीय भगवंत मान जी ने की पूरे देश में। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ जी करते थे? देखिए, अच्छे फैसलों का हमें स्वागत करना पड़ेगा देश में। बलदेव राज जी, कोई अच्छे फैसलों का स्वागत करे या ना करे, देश की जनता और राज्यों की जनता करती है और करेगी। अगर नहीं की होती तो पंजाब में आपकी सरकार नहीं बनती, दिल्ली में आपकी सरकार नहीं बनती, और MCD चुनाव में जो आपको एग्जिट पोल की तरफ से बढ़त दिखाई दे रही है वो भी आपको दिखाई नहीं देता। तो देश की जनता पर आपको विश्वास करना होगा। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर विश्वास करें या ना करें। संजीव जी, बिल्कुल संजीव जी, आपने जीत का दावा कर दिया और आपने ये भी बताया कि हमने बेहतर काम किए हैं और बेहतर प्रारूप के साथ किए हैं, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमने हिमाचल में जो काम किया है वो इतिहास है। 5 सालों के लिए फिर मान लीजिए आपको एक बार गद्दी पे बैठा दी जाती है और हिमाचल की जनता आपको बैठा देती है। क्या सोचा है? उन कार्यों को बताइए। हिमाचल, कभी उन पहाड़ी एरिया में जाइए, आप देखे हैं, आप लोग देखे हैं कभी उन गरीब तबकों, लाचार वृद्धजन, जो बुजुर्ग लोग हैं, 4 कदम नहीं चल पाते, टाइल्स में, मार्बल में, वो पहाड़ियों में चढ़कर मार्केट तक जाते हैं और सब्जी लेकर आते हैं। कभी आपने सोचा? जिनके घर में लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, वो कैसे, कैंडल की सुविधा नहीं है उनके पास, वो मिट्टी के तेल की ढिबरी जलाकर काम चलाते, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं।
कभी सोचा? जिनके घर में साफ पानी नहीं, कभी उनकी बात करिए। ठीक है, बड़े लोगों की बात करना, मॉडल बना देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, हिमाचल चमका देंगे, हम आए तो ये बन गया, हम नहीं थे तो बेकार था। ठीक है, कभी उनकी बात भी किया जाए। संजीव जी, देखिए, जिस रफ्तार से हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जैसे आपने कहा कि उन गांवों को देखिए, ऐसे घरों को देखिए, मैं ऐसे ही परिवेश में पला पड़ा हूं, ऐसे ही परिवेश से आगे निकला हूं। बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी। और मैं गांवों से संबंध रखता हूं, स्वयं किसान बागवान हूं। शायद हिमाचल प्रदेश में बहुत ही कम ऐसी जगह रही हो जहां बिजली ना हो, रोड ना हो। मतलब आपका कहना है कि हिमाचल के गांव-गांव वो एरियाज में भी सब कुछ पहुंच चुका है, बिजली पानी की जरूरत सड़क की नहीं है। जिस तरह से हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के राज में और जयराम जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है, और आने वाले समय में जो कमियां रह गई है और विकास और आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश में यदि धुआं रहित किया है और हर घर को गैस का चूल्हा देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। हिमाचल प्रदेश को घर घर नलका देने और उस नलके में पानी देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज हर गांव में सड़क है, और पिछले 5 वर्षों में 5,854 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में बनी है। निश्चित रूप से अभी आने वाले समय में जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा और हम सरकार में आएंगे, जो काम की रफ्तार है वो रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ेगी। जहां तक शिक्षा का क्षेत्र है, आज हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां आज स्मार्ट क्लासरूम बने हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि दिल्ली के मुकाबले में हिमाचल प्रदेश में अभी स्कूलों और शिक्षा के क्षेत्र में उतना अभी प्रसार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की जोग्राफिकल स्थिति आप देखेंगे और दिल्ली की जोग्राफिकल स्थिति देखेंगे, इसमें कितना अंतर है। मैं आम आदमी के प्रवक्ता भाई साहब को ये बात कहना चाहता हूं। और वहां का खर्चा और यहाँ का खर्चा और कितना अंतर है, इस बात को भी मुझे लगता है कि इनको समझने की आवश्यकता है। सिर्फ भाषण देने में संजीव जी और बड़ी बड़ी बातें करने से कभी सरकार नहीं बनती, ना ही लोग वोट देते हैं। संजीव जी, आपके प्रश्नों का उत्तर बलदेव जी से हम लेंगे। संजीव जी, आपके प्रश्नों का उत्तर बलदेव जी से लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वही बलदेव राज जी, आप संजीव जी के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, आप अपना जवाब पूरा करिए। बलदेव राज जी। हाँ जी, ये संजीव जी बात कर रहे हैं या मैं करूं? जी, आपने हाँ, ठीक है। देखिए, मैं पहले कह रहा था रवि राजपूत जी, अब जनता ने अपना मत डाल चुके हैं, मुद्दों की बात बड़े दूर हो गई। लेकिन हाँ, जिसको भी सत्ता मिले वो अच्छा काम करे, हिमाचल के कल्याण के लिए काम करे। लेकिन वो बात फिर कर रहे तो मैं उसको तरोताजा कर रहा था। ये बोल रहे थे भौगोलिक स्थिति, यही रवि राजपूत जी बात है। जब काम की बात आ गई तो बहाना आ गया कि भौगोलिक स्थिति। हम बात कर रहे हैं कि 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां 2 अध्यापक हैं। हम बात कर रहे हैं 7 ऐसे मिडिल स्कूल हैं जहां 2 कमरे हैं। बारिश हो जाती है, एक कमरे में टीचर बैठता है, एक कमरे में एक क्लास, बाकियों को छुट्टी कर दी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं कि क्यों आज भी कई हॉस्पिटल में, सरकारी में अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है। गरीब लोगों को 80-80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वहां जाके भी उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, प्राइवेट जहां सेंटर बने हैं वहां जाना पड़ता है, 1000 रुपए देना पड़ता है। बात हम कर रहे हैं मुद्दों की, आप मुद्दों से मत भागिए। हिमाचल को आगे बढ़ाना है, मैं वही बोल रहा हूं। यहाँ पे दोनों प्रवक्ता जी बैठे हैं, अपने भाई हैं, हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल का कल्याण होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, 1971 में हिमाचल की पॉपुलेशन थी 30 से 32 लाख। आज हिमाचल की पॉपुलेशन है 70 से 72 लाख। पॉपुलेशन तो 40-42 लाख बढ़ी है। तब भी आप जाइए, आप भी पंचायतों में रहते होंगे, एक पंचायत में 100 से ऊपर IRDP के नीचे, गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं। ये कैसे हो गया? क्यों हो गई इतनी गरीबी? जब बोल रहे हैं कि हिमाचल का विकास हो रहा है, यहाँ पे कृषि है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे दुनिया भर के टेम्पल्स हैं, यहाँ पे टूरिस्ट है, यहाँ पे बागवानी है, यहाँ तो खजाना भरा है आयुर्वेद का। कहां चला गया खजाना? अरे अपनी अंतरात्मा को देखिए,
जो परिवारवाद की राजनीति और उनके रिश्तेदार, चहीते, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, ये दुनिया भर का खजाना कहां चला गया। एक एक पंचायत में 100 से ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे परिवार रह रहे हैं। आप बात कर रहे हैं हिमाचल के विकास की, 17,000 करोड़ से ज्यादा आपने कब्जा कर चुके हैं। 14 लाख से ज्यादा बेरोजगारी की फौज आपने खड़ी कर दी है। आप देखिए, बात वोट ठीक है, हम लड़ रहे हैं मुद्दों की लड़ाई, लेकिन आप उस अंतरात्मा को तो जगाइए कि ये सही है कि नहीं है गरीब की नहीं है। ये कैसे होगा इतनी पॉपुलेशन में? आर्थिक असमानता, ऐसे चलते रहेंगे तो अगले 100 साल भी हिमाचल कर्ज मुक्त नहीं बन जाएगा। इन्हीं की पीढ़ियां दर पीढ़ियां और इन्हीं के रिश्तेदार आते रहेंगे। आपके पापा इनके मुख्यमंत्रियों के गुलाम थे, इनके बेटा आपके ऊपर गुलाम है, आप ऐसे ही आपके बच्चे इनके बेटा के गुलाम बनेंगे। अरे किसी ना किसी दिन तो किसी ना किसी को आना पड़ेगा आगे। रवि राजपूत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मुद्दों की लड़ाई ठीक है, मत दिया है, बलदेव राज जी, ये मान लिया जाए कि हिमाचल का जो कर्ज है, बलदेव राज जी, हिमाचल का जो कर्ज है, ये मान लिया जाए कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो 5 साल में हिमाचल कर्ज मुक्त हो जाएगा और हिमाचल के जेब में कुछ पैसे हो जाएंगे। देखिए, 5 साल में नहीं, लेकिन हम इसके टूरिज्म या भ्रष्टाचार जो है या परिवारवाद राजनीति जो है, आप बताइए, किसी के पास महलों दर महलों विरासत में सब कुछ मिल रहा है और किसी को इन्होंने इस कदर छोड़ दिया है कि उनको खाने का नसीब नहीं है। महंगाई देखो कितनी है, ये कैसे हो रहा है? कहां जा रहा है पैसा? और कर्जे का कर्जा भी हो रहा है हिमाचल में। ओपीएस पे ये बात नहीं करते, पेंशन का खजाना भी रोक रहे हैं, नौकरियां भी देते हैं क्योंकि बेरोजगारी है। अच्छा, मैं डिबेट के जरिए भी बताना चाहता हूं, क्या मैं खुले इस डिबेट के माध्यम से बोलना चाहता हूं, आप बताइए, क्या आज हिमाचल में नशा नहीं बिकता? चिट्टा, गांजा, तस्करी क्यों नहीं पकड़े जाते बड़े बड़े माफिया? क्यों? आज अभी आपने देखा पंजाब में अभी एक्शन हुआ, बोर्ड हुआ, अभी उसके ऊपर बन रहा है, पूरा प्रोग्राम बन रहा है, डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, अभी हो रहा है उसके ऊपर, मजीठिया के ऊपर एक्शन हुआ, अभी 8 महीने हुए। बलदेव राज जी, हमारे पास समय कम है तो अमन सेठी जी से भी प्रतिक्रिया लेंगे। अमन सेठी जी, बलदेव राज जी का सीधा सीधा कहना है कि हिमाचल में कर्जा है, इसे मुक्त करना है और हिमाचल को अमीर बनाना है। हिमाचल में नशा जोरों पर है, इसे बंद करना है। इस मुद्दे का कौन उठाता है? आम आदमी पार्टी उठाती है। कांग्रेस कहां? जब कांग्रेस कुछ उठाती नहीं तो सरकार कैसे बनेगी साहब? अमन सेठी जी, देखिए, कांग्रेस ने समय समय पर हमारे जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी या अभी हमारी अध्यक्षा हैं रानी प्रतिभा सिंह जी, हमने समय समय पर धरना प्रदर्शन करके प्रदेश सरकार के खिलाफ, नशे के खिलाफ, हर चीज के खिलाफ हमने समय समय पर बातें उठाई है, चाहे वो विधानसभा पे भी उठाई है और सड़कों पर भी उठाई है। और हमारा मैनिफेस्टो में भी और जनता से भी ये वादा है कि जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आती है तो सबसे पहला नशा मुक्त, युवाओं को रोजगार, कर्मचारियों को ओपीएस, महिलाओं को शक्तिकरण, ये सब चीजें प्रायोरिटी पर है जो उनको सबसे पहले दी जाएगी। सबसे पहला मुद्दा जो नशा मुक्त, जो उड़ता हिमाचल ये पिछले 5 साल में बना है, इसे नशा मुक्त बनाना कांग्रेस की सरकार का सबसे प्राथमिक रहेगा। हमारा आज युवा जो बेरोजगार घर में बैठा है, उन युवाओं को नौकरी दिलाना कांग्रेस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है हमारी। हमने समय समय पर उठाई है, समय समय पर हमने प्रदेश लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी ये बातें उठाई हैं। और देखिए, जो ये सब नीतियां हैं, ये नीतियां 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो ये खुलेआम हर मंच से कहते हैं, जहां भी जाते हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। अरे डबल इंजन की सरकार है तो ये 40,000 करोड़ का कर्जा ये कहां से हो गया? 40,000 करोड़ का कर्जा तो इन्हीं की सरकार में हुआ ना, डबल इंजन की सरकार में होते। मोदी जी आके कहते हैं मैं हिमाचल का बेटा हूँ, कर्जा तो माफ कर देते, बेटा होके कुछ तो हिमाचल में अपना वो देकर जाते ना। हिमाचल की माताओं को कहते हैं मैं आपका बेटा हूँ, हमारी माताएं आज भी चूल्हे फूंक रही हैं, गैस का सिलेंडर 1200 रुपए हो गया, मैं हिमाचल का बेटा हूँ, आलू की नौर से ड्रोन से आएगा, पता नहीं क्या क्या जुमले होंगे। भाई ये जुमले सुन सुन के जनता के कान पक चुके हैं। अब जुमलों में जनता नहीं जीना चाहती। बिल्कुल हमारे भाई ने ठीक कहा, आप वालों ने भी, कि जनता प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल बातों से करना चाहती है। आप रात को 8 बजे उठ के अचानक, अभी ये 8 नवंबर को जो था कि उसकी जयंती बनाई, हमने वो बनाया, आप रात को 8 बजे उठकर बोलते हैं कि नोटबंदी कर देंगे। आप अगले दिन अपना फिर से एक फरमान सुनाते हैं कि आज हम जीएसटी लागू कर देंगे, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर देंगे। ये सारी की सारी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं
खत्म कर दिया है। आज बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है कि आज हमारा घर में बच्चा बैठा होता है, माँ बाप की एक उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा अच्छी नौकरी करे, लेकिन उन माँ बाप का बच्चा जब उसके सामने बेरोजगार बैठा होता है तो उसकी आंखों में आंसू आता है कि आज हमारा पढ़ा लिखा बच्चा आज हमारे घर में बेरोजगार बैठा है। ये सब चीजें देश में भारतीय जनता पार्टी की 8 साल से जो सरकार है, ये गलत नीतियों की वजह से आज देश को पीछे धकेल दिया है। आज आप देश में गरीबी रेखा देख लीजिए, आज आप जीडीपी की देख लीजिए। मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, छाती ठोकते ताली ठोकते बोलते थे अरे ये डॉलर देखो कहाँ पहुंच गया। मोदी जी आज बता दो, आज आपके राज में डॉलर कहाँ पहुंच गया? आज हमारा जो रुपया कमजोर है वो किसकी वजह से है? जब 50 रुपए सिलेंडर ऊपर होता था तो हमारी सिंड्रेला बहन श्रीमती स्मृति ईरानी जी ऊपर अपने सर पे सिलेंडर उठाकर सड़कों पर आती थी कि देखो जी सिलेंडर महंगा हो गया। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, 1100 रुपए का सिलेंडर है, तो आज हमारी वो सिंड्रेला बहन तो नजर आती नहीं है। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, जुमलेवादी, जुमलेश्वर महाराज, जुमलेवादी। और सबसे बड़ी बात विज्ञापनों पे, विज्ञापनों दिखाते कुछ है। बात वही है ना कि टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण पे तो मोदी जी ने अपनी फोटो चिपकाई, वाहवाही लूटी, करोड़ों रुपया सारे मुख्यमंत्रियों ने खर्चा, विज्ञापनों पे खर्चना। जब टीके से अभी पीछे मौतों की बारी आई तो सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, भाई इसमें तो हमारा कोई दोष नहीं है। बताओ, वाहवाही लूटनी है तो मोदी जी की फोटो आगे कर दो, जब उससे कोई खराबी हो रही है तो उससे अपना हाथ पीछे खींच लो। तो ये सब चीजें अब जनता समझ गई है। आप धीरे धीरे देखो, ठीक है, आप ये शुरुआत है। कांग्रेस आज हिमाचल प्रदेश से उठेगी और अपना जब अमन सेठी जी हमारे पास समय नहीं रह गया। अमन सेठी जी आपका और संजीव जी आपका, बलदेव जी आपका, आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि 8 तारीख को परिणाम आना है हिमाचल गुजरात चुनाव के, और ये तभी पता चलेगा कि आखिर गुजरात में और हिमाचल में किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल राजधर में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।